11वीं के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 5 द्वितीय समंकों के स्रोत एनएसएसओ और सेंसस। भारत में जो द्वितीय समंक के मुख्य स्रोत हैं वो एनएसएस यानी कि राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन और सेंसस, ये दो हैं जहाँ से हमें द्वितीय समंक मिलते हैं। बात करते हैं, हमारे देश में सांख्यिकी संगठन 20वीं शताब्दी के आरंभ में सक्रिय था, यानी कि 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, जब संपूर्ण देश के लिए व्यावसायिक सूचना एवं सांख्यिकी के महानिदेशालय DGCIS द्वारा ही समंक संकलित एवं प्रकाशित किए जाते, यानी समंकों का संकलन किया जाता था और उनको प्रकाशित किया जाता था। परंतु अब प्रत्येक मंत्रालय के अधीन एक या अधिक सांख्यिकी इकाइयाँ स्थापित हैं, जिनकी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन विद्यमान है। हम इस अध्याय में भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भारत में यही दोनों ऐसे संगठन हैं जो द्वितीय समंक के प्रमुख स्रोत हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन, जिसको कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है NSSO। अब बात करते हैं इसकी स्थापना किस तरह से हुई, स्थापना और विकास किस तरह से हुआ है। सन 1950 में निदेशालय के रूप में इसकी स्थापना की गई और जो बाद में 1957 से मंत्रिमंडल सचिवालय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत कार्य करने लगा। यानी कि 1950 में एक निदेशालय बनाए के रूप में स्थापना हुई थी और 1957 में इसे मंत्रिमंडल सचिवालय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत इसको काम कर दिया गया, यानी कि उसके अंडर में कर दिया गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत। 5 मार्च 1970 को राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन के रूप में इसकी स्थापना की। 5 मार्च 1970 को इसको अलग से एक संगठन के रूप में स्थापना किया गया और इसका नाम दिया गया राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। फरवरी 1973 में यह संगठन योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के अधीन कार्य कर रहा है, यानी कि फरवरी 1973 से इस संगठन को योजना मंत्रालय के सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कर दिया गया और वर्तमान में अपने आप में पूर्ण एक सांख्यिकी इकाई है, यानी कि पूर्णतः अपनी तरह पूरी इकाई है। इस पर अन्य किसी का नियंत्रण में ये किसी और इकाई के सहायक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि खुद एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। अब बात करते हैं इसके संगठन एवं प्रबंध की। इसकी गतिविधियां एक शासकीय परिषद द्वारा नियंत्रित होती हैं, यानी कि इसका जो नियंत्रण है वो एक शासकीय परिषद द्वारा किया जाता है। इस परिषद का अध्यक्ष प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है उसको हम प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है, जो परिषद का सदस्य सचिव होता है, यानी कि जो सदस्य सचिव है वो प्रधान कार्यकारी इसका होता है। इसकी प्रबंध व्यवस्था में वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर के 3 निदेशक यानी 3 डायरेक्टर होते हैं, 32 संयुक्त निदेशक यानी कि 32 जॉइंट डायरेक्टर होते हैं तथा अनुपोषक अधिकारी जो सपोर्टिंग ऑफिसर यानी कि और सपोर्टिंग ऑफिसर तथा कर्मचारी शामिल किए जाते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 विभाग वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 है सर्वेक्षण प्रारूप शोध विभाग, जिसका काम है सर्वेक्षण करना, प्रारूप करना और शोध करना। दूसरा कार्य है क्षेत्र कार्य विभाग। क्षेत्र कार्य विभाग का सामाजिक व आर्थिक समंक क्षेत्र में समंक इकट्ठे करना, औद्योगिक समंक क्षेत्र में समंक इकट्ठे करना और कृषि समंक क्षेत्र में कृषि से संबंधित समंक उपलब्ध कराना। तीसरा है समंक विधियनक्षेप डाटा प्रोसेसिंग। इसमें विभिन्न डाटा जो हमें उसे प्राप्त होते हैं उनका
प्रोसेसिंग की जाती है, उन पर उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अनुसंधान किया जाता है। चौथा कहाँ इसका विभाग है, आर्थिक विश्लेषण विभाग। फिर उसको उन जो निष्कर्ष निकलते हैं, जो परिणाम निकलते हैं अनुसंधानों से, उनका आंतरिक विश्लेषण किया जाता है, यानी इकोनॉमिक्स एनालिसिस किया जाता है, वो इस विभाग द्वारा किया जाता है। वो यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका उन आंकड़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ये विभाग देखता है। अब बात करते हैं सर्वेक्षण तकनीक की, यानी कि इसमें कौन सी सर्वेक्षण टेक्निक अपनाई जाती है। राष्ट्रीय न्यायालय सर्वेक्षण सतत तथा बहुउद्देशीय है, यानी कि बहुत उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बहुत से उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और ये दैव निर्दर्शन यानी कि रैंडम सैंपलिंग के द्वारा किया जाता है। और ये हर आधार पर चक्रों में किया जाता है। हर चक्र की अवधि 12 माह होती है, यानी कि हर साल बाद एक चक्र पूरा हो जाता है और फिर दूसरा से चक्र 12 माह बाद शुरू हो जाता है। तीसरा है संगठन के कार्य। अब बात करते हैं संगठन के कार्यों की। संगठन के कार्य क्या हैं? मंत्रालयों के समंक संकलन, जो मंत्रालय हैं विभिन्न, उसके समंकों का संकलन करता है ये। आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण करता है ये। कृषि सर्वेक्षण के तकनीकी निर्देश, यानी कृषि का सर्वेक्षण किस तरह से किए जाएंगे उसके निर्देश देता है। उसकी योजना बनाकर पहले योजना बनाता है, फिर उसके बाद उस जो संस्था इसको करती है उसको निर्देश देता है। औद्योगिक समंकों को प्राप्त करने के लिए भी ये निर्देश देता है। अब बात करते हैं संगठन की गतिविधियां, यानी कि इस संगठन की गतिविधियां क्या हैं, कैसे काम करता है। प्रथम चक्र में पारिवारिक प्रतिष्ठान, पशुधन एवं आवासीय दशाएं, पारिवारिक संपत्तियां एवं रसग्रस्तता मुख्य विषय थे। जो प्रथम चक्र था संगठन की गतिविधियों में, यानी कि सुबह 1950 से 51 का जो चक्र मानते हैं हम इसका पहला चक्र, उसमें पशुधन पारिवारिक प्रतिष्ठान, आवासीय दशाएं, यानी किस तरह से किस तरह के आवास थे, किस तरह की पारिवारिक संपत्तियां थीं और कैसी रणग्रस्तता थी, ये मुख्य विषय थे। एनएसएस ने इसके बाद इस तरह से ये कार्य करता है, गतिविधियाँ करता है। एनएसएसओ ने अपनी पत्रिका सर्वेक्षण के कई अंक प्रकाशित किए हैं तथा एनएसओ बुलेटिन संगठन की क्रियाओं और प्रकृति की जानकारी देने के लिए प्रकाशित करता है। अब बात करते हैं दूसरा स्रोत है भारत में जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया। पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया, भारत में जनगणना, जहाँ से हमें द्वितीय समंक प्राप्त होते हैं, महत्वपूर्ण स्रोत है ये। अब पहले बात समझते हैं जनगणना का क्या अर्थ है। जनगणना से अभिप्राय संकलन रीति से किसी निश्चित भूभाग या क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक निश्चित समय पर सरकार द्वारा जनसमंक संकलित करने से है। यानी कि जनगणना से क्या तात्पर्य है, कोई निश्चित भाग है, उस निश्चित भाग में जो व्यक्ति रह रहे हैं उसके संबंध में एक निश्चित समय पर, जो एक निश्चित समय होता है उस समय में सरकार जनता से समंक, उनकी व्यक्तिगत जानकारी जो है उनसे वो संकलित करती है, यही कहलाती है जनगणना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संबंध में एक परिभाषा दी है, वो उसके अनुसार जनगणना एक निश्चित प्रदेश में एक निश्चित समय में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में जनांकीकी है आर्थिक एवं सामाजिक तथ्यों का संकलन, संपादन एवं प्रकाशन की संपूर्ण प्रक्रिया है। संयुक्त राष्ट्र ने जो परिभाषा दी है बहुत विस्तृत परिभाषा है, सारी चीज़ें उसमें जनगणना का महत्व बता देती हैं। एक निश्चित प्रदेश में होगा, निश्चित समय में होगा, और जो वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति होंगे उनके बारे में, उनकी जनसांख्यिकी का मतलब है उन जनों से संबंधित परिभाषाएं, उनकी आर्थिक स्थिति से संबंधित तथा उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इन तथ्यों का संकलन करना, यानी कि पहले आंकड़े जुटाना, फिर उनका संपादन करना यानी उस पर अनुसंधान करना, और फिर उसका प्रकाशन करना यानी कि उनका प्रकाशित करना। ये संपूर्ण प्रक्रिया ही जनगणना से संबंधित है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बातें कुछ। भारत में 1872 में सर्वतः जनगणना का विफल प्रयास हुआ, यानी कि सबसे पहले 1872 में हुई जो जनगणना विफल साबित हुई। सबसे पहली देशव्यापी जनगणना 1881 में हुई
इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होने लगी। 1931 तक जनगणना एक निश्चित दिन या रात को कर ली जाती थी, यानी कि कोई एक दिन निश्चित किया जाता था और उसी दिन को पूरे दिन और रात में ये जनगणना कर ली जाती थी। यह प्रणाली सिद्ध प्रवृत्ति डिफेक्टो सिस्टम कहलाती थी। डिफेक्टो सिस्टम ये प्रणाली कहलाती थी। इस पद्धति का राहगीर व खाना बदोशों गिनने से छूट जाना बड़ा दोष था। इस पद्धति में सबसे बड़ा दोष यही था, जो यात्रा कर रहे थे या जो सड़कों पर रहते थे उनको ये इस पद्धति में गिना ही नहीं जाता था। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस पद्धति की थी, जो समाप्त बाद इसको इसीलिए इस प्रणाली को अपनाना छोड़ दिया गया। सन 1941 में जनगणना निवास स्थान के आधार पर की गई, यानी कि जहाँ जो घर बन रहे हैं उसी के स्थान पर की गई। वह यह विधि सिद्धि पद्धति कही जाती है। इस पद्धति को हम कहते हैं विधि सिद्ध पद्धति। वर्तमान में भारत सहित विश्व के सभी देश इस पद्धति को अपनाते हैं, यानी कि सन 1943 में जितने भी मकान बने हैं, जनसंख्या जहाँ जहाँ निवास करती है वो सभी जगह उनकी जनगणना की जाती है। यही इस प्रणाली विधि सिद्ध प्रणाली कहलाती है। उपयोगिता, अब क्या है इसकी उपयोगिता है, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आंकड़े बहुत उपयोगी होते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति क्या की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है और देश क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति कैसी है, ये सब जनसंख्या के आंकड़े से काफ़ी कुछ पता लग जाता है। अब बात करते हैं भारत में जनगणना की प्रमुख विशेषताएं, यानी क्या प्रमुख विशेषताएं जनगणना से हमें प्राप्त होती हैं, निकलती हैं। यह निम्नलिखित हैं। सर्वव्यापकता, यानी कि सर्वव्यापकता से मतलब है ये बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि हमारा देश ही बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में ये सर्वव्यापक है, यानी कि बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर ये की जाती है। एक साथ आगणन, यानी पूरे देश में एक साथ इसका गणना की जाती है। ये एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र, और इसमें एक निश्चित परिभाषित क्षेत्र गणकों को उपलब्ध कराया जाता है जहाँ वो उन्हें जनगणना करनी होती है। नियमितता, और ये बराबर कंटिन्यू चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक दिन हो गई 10 फिर नहीं हुई, लगातार चलती रहती है। व्यक्तिगत जानकारी का संकलन, इसमें हर घर में व्यक्तिगत रूप में जाकर निवासियों से आंकड़े संकलन किए जाते हैं, जानकारी संकलन की जाती है। सरकार द्वारा जनगणना किया, सरकार इस जनगणना को करवाती है, यानी कि सारा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है और अपनी मशीनरी का प्रयोग किया जाता है सरकार द्वारा। संपादन है प्रकाशन, फिर इसका अनुसंधान किया जाता है इन प्राप्त आंकड़ों का, और फिर उनका प्रकाशन कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई, यानी कि स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं अब हम। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई, जिसका देश के पुनर्निर्माण में बहुत महत्व था, यानी कि उस जनगणना के आधार से देश को कहाँ कहाँ तरक्की करनी है, क्योंकि स्वतंत्रता 47 में हमें प्राप्त हुई थी, 50 में हमारे यहाँ 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो 51 की जो जनगणना थी उससे हमें, इस जनगणना के आंकड़ों से हमें ये पता लगा कि हमें देश के किन किन क्षेत्रों में विकास करना है, किस तरह से हम अपने देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। 1961 की जनगणना केवल 3 सप्ताह में ही हो गई थी, ये केवल 3 सप्ताह फरवरी में से लेकर मार्च के महीने में ही हो गई थी। भारत में जनगणना आंकड़े द्वितीय आंकड़ों के रूप में भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में जो जनगणना के आंकड़े दिए जाते हैं, जिनको द्वितीय आंकड़ों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। ये इनकी प्रकृति बहुत विस्तृत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकृति, बड़ी प्रकृति होती है। इनमें कई चीज़ों का उल्लेख होता है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित हैं। भारत में जनसंख्या का आकार कैसा है, यानी कि उसका कितनी बड़ी है ये जनसंख्या, उसमें वृद्धि किस तरह से, वृद्धि दर किस तरह, कितनी वृद्धि दर है, यानी किस दर से वो बढ़ रही है, एवं वितरण किस तरह हो रहा है, यानी कि हर व्यक्ति के पास में कितना वितरण हो रहा है, यानी कि किस व्यक्ति को कितना मिल पा रहा है। जनसंख्या प्रक्षेपण, यानी कि जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है इसमें। जनसंख्या घनत्व, एक किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। लिंग संरचना, यानी कि लिंग का क्या स्थिति है, लिंग से मतलब है पुरुष और महिला कितनी हैं।
और तथा साक्षरता, यानी कि साक्षरता मतलब वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये चीज़ भारत की जनगणना के आंकड़े इसमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं भारत की जनगणना के दोष और दोषों को दूर करने के सुझाव। जो भारत में जनगणना की जाती है उसके कुछ दोष हैं जिनको हम निम्नलिखित सुझाव से दूर कर सकते हैं। पेशे का वर्गीकरण नहीं, जनगणना में पेशे का वर्गीकरण नहीं है, यानी कि जो अब तक जनगणना हुई है उसमें व्यक्तियों के पेशों का कोई आंकड़ा, व्यवस्थित आंकड़ा नहीं पता लगता है। इससे ये पता नहीं लगता कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरह का पेशा कर रहा है, किस तरह से अपनी आजीविका चला रहा है। आयु संबंधी सूचनाएं अशुद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है उससे कुछ डॉक्यूमेंट या नहीं मांगा जाता, कोई सबूत नहीं मांगा जाता, जो उसने कह दिया उसी आधार पर उसकी आयु मान ली जाती है। पर्दा प्रथा, यानी कि पर्दा प्रथा का मतलब है का कुप्रभाव, यानी कि जो घर की घरेलू महिलाएं होती हैं उनको सामने आने नहीं दिया जाता, उनके बारे में जो घर के मुखिया होते हैं वही सारी जानकारी दे देते हैं, इसलिए वो सही जानकारी नहीं देते हैं। गणकों का अवैतनिक सेवा, यानी कि जो गणक होते हैं ये उस कार्य को करते हैं, उनको वेतन नहीं मिलता है, जिससे वो लापरवाही से काम करते हैं और उनमें योग्यता की भी कमी होती है। मकानों की संख्या में क्रमबद्धता नहीं, यानी कि जो मकान की संख्या है उसमें क्रमबद्धता नहीं मिलती, जिससे कि गणना करने में बहुत सारी उपस्थितियाँ, असावधानियाँ और शुद्धियाँ प्रकट होती हैं। बहुउद्देशीय, इसमें बहुत से उद्देश्यों के लिए की जाती है, इसलिए बहुत अधिक खर्चीली प्रणाली है ये। प्रवास एवं प्रजनन क्षमता, प्रवास मतलब कितने व्यक्ति छत के नीचे रह रहे हैं, कितने व्यक्ति किस तरह की प्रजनन व्यवस्था, यानी कि किस तरह से वो प्रजनन करते हैं, इस बात की जानकारी इसमें नहीं मिल पा रही है। इसके बाद धर्म एवं जाति के बारे में सूचना संकलित की गई है, परंतु भिन्न भिन्न प्रांतों में धर्म का भिन्न भिन्न अर्थ लगाया जाता है, इसलिए धर्म एवं समुदाय भेद स्पष्ट नहीं हो पाया है। वैवाहिक स्थिति, जनगणनाओं से प्राप्त वैवाहिक स्थिति संबंधी समंक भी गलत निकलते हैं, क्योंकि वैवाहिक स्तर पर वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया है। आर्थिक सूचनाएं, व्यवसायी वर्गीकरण, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जनगणना में आर्थिक स्थिति संबंधी प्रश्न पूछे ही नहीं जाते थे, क्योंकि विदेशी सरकार को इससे कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए ये और उनके व्यवसाय का कभी सही वर्णन नहीं मिलता था। इन देशों को दूर किया जा सकता है। प्रगणों को अच्छा तथा यथाशीघ्र पारिश्रमिक दिया जाए, पूर्व में परीक्षण दिया जाए, प्रश्नों की निश्चित सीमा की जाए, जनता का सहयोग इसमें मिले, तो ये दोष दूर किए जा सकते हैं और शुद्ध आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।